नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी साजिश। जी हां, अशोकनगर में युवक को कथित मल खिलाने के मामले पर शुरू हुई सियासत अब एफआईआर और साजिश तक जा पहुंची है। दरअसल पीड़ित युवक ने बताया कि जीतू पटवारी ने उसे बाइक और आर्थिक मदद दिलाने का वादा कर मल खिलाने का आरोप लगाने के लिए कहा था। इसलिए अब जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीजेपी ने जीतू पर हमले तेज कर दिए हैं और झूठ की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। तो जीतू पटवारी ने कहा है कि वो इस कार्रवाई से नहीं डरेंगे। खैर, इस मामले को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राशन पर्ची तो यंग हमारी राशन पर्ची। हाँ। तो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का, दिवाली विधानसभा का, मुगरा गांव का। तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपये मैंने दे दिए उसको। उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत होकर मैं जयपुर चला गया। फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। कुछ दिन पहले इसी वीडियो को शेयर कर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अशोकनगर के इस युवक को कथित मल खिलाने के मामले में अब नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसी युवक ने शपथ पत्र में कहा है कि जीतू ने ही उसे ये कहने को कहा था कि उसे मानव मल खिलाया गया, बदले में मोटरसाइकिल और परिवार की देखभाल का वादा किया गया था। लिहाजा बीजेपी जीतू पटवारी पर हमलावर है। वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश की साख गिराने की साजिश रची है। बीजेपी ने तो जीतू को पद से हटाने की भी मांग कर दी है। कि आप पर गंभीर आरोप हैं मैनिपुलेशन करने के, झूठ बोल करके समाज में वातावरण खराब करना, ये सामान्य घटना है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आप कहते हैं कि व्यक्ति मर गया, व्यक्ति जिंदा, व्यक्ति कहता है मैं नहीं, मैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप जाति बदल देते हैं केवल ये इमोशंस पैदा करने के लिए। तो इतनी सस्ती लोकप्रियता की राजनीति बंद करनी चाहिए। जो सत्य है उस पर बात करिए। और कानून जब काम करता है तो वो पाप नहीं होता है, वो न्याय होता है। जीतू पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है। लेकिन बीजेपी के इस वार और एफआईआर पर जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने एफआईआर के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार हो तो विपक्ष की जिम्मेदारी बताने की बनती है। लेकिन सरकार संज्ञान लेने के बजाय विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है। जीतू ने इस एफआईआर को मेडल देने जैसा बताया। साथ ही कहा कि विपक्ष इन कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं है। दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहां यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना, उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अब जीतू पटवारी ने बीजेपी की घेराबंदी के लिए षड्यंत्र रचाया नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस मामले के सहारे कांग्रेस बीजेपी पर सियासी चढ़ाई की कोशिश कर रही थी, अब वही मामला कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। भले ही कांग्रेस नेता ये कहे कि वो इस कार्रवाई से नहीं डरने वाले, लेकिन जनता के बीच जो संदेश जाएगा, उसके जो नतीजे आएंगे, उसका डर जरूर कहीं न कहीं कांग्रेस को सता रहा होगा। खैर, अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और क्या खुलासे होते हैं और इस पर सियासत का पारा कितना चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या सियासी फायदे के लिए जीतू पटवारी ने षड्यंत्र रचा था? दूसरा सवाल, जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर से किसे फायदा होगा? तीसरा सवाल, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि बात फसाद और षड्यंत्र तक जा पहुंची है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और शिवम जी शुरुआत आपसे ही करेंगे। सुन पा रहे हैं आप मुझे? शिवम जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। शिवम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सीता शरण जी वो कह रहे हैं कि आपने षड्यंत्र रचा एक माहौल बनाने के लिए, ऐसा आरोप है। क्या राजनीति के स्तर इतना गिर गया? क्या अब आपको सत्ता में आने के लिए फसाद कराने पड़ रहे हैं, समाज में विमनस्यता फैलाना पड़ रही है, इस तरह के षड्यंत्र रचना पड़ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, समस्त पैनल को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा और मिथ्या असत्यता का, क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी, वो जनता की अदालत में जिस तरीके से उनकी जो FIR वैसी कैंसिल हो चुकी है, और जनता की अदालत में, उस प्रदेश की जनता की अदालत में, और प्रदेश के सामने वो सच्चाई सामने आ चुकी है कि 10 जून की घटना है, 11 जून को वो बता रहा है। और ओरछा में पटवारी जी के साथ वो फरियादी आए और कलेक्टर को जन सुनवाई में वो आवेदन दिया, और 25 तारीख को जिस तरीके से वो नकली एफिडेविट या उसको डरा धमका करके, या जिस तरीके से जो षड्यंत्र चल रहा है इस प्रदेश में और देश में, उस षड्यंत्र के घेरे में उस व्यक्ति को लेकर के कि ये जस्टिस लोया तक की तो ये हत्या करा देते हैं, तो ये तो बेचारा एक गरीब है, पिछड़ा और दलित। लेकिन तो ये तो वही देखिए, दलित कहाँ से हो गया? वो आपको गलत जानकारी अरे है। पिछड़े वर्ग में आता भाई, वो पिछड़ी हर चीज में दलित लगा देते हो आप। ये बताइए सूर्यवंशी जी, ओरछा कैसे गया? मैं दलित और पिछड़े की बात कर रहा हूं। ओरछा तो कोई लेके ही गया होगा ना उसको। दलित और पिछड़ों पर जितना अत्याचार हो रहा है ब्रजेश जी, उस अत्याचार को जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा फैला करके कि 25 तारीख को ये वहां एफिडेविट दे करके 25 तारीख को ही FIR करा देते हैं, और फिर वो कलेक्टर की जन सुनवाई का उसका जो वीडियो है, उसका जो भाई कह रहा है कि इसको मल खिलाया गया है, मानव मल, तो इसके बाद फिर ये जांच का विषय है कि नहीं? और ये माननीय हमारे FIR हुई, तो गिरफ्तारी थोड़ी नहीं हुई। FIR क्या होती है? अरे FIR क्या होती है? अच्छा सूर्यवंशी जी, FIR होती है पहली सूचना। मैं बता रहा हूँ विजय जी, आपसे प्रथम अच्छा मैं बताऊंगा। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अरे प्रथम इत्तला जिसे बेसिक रिपोर्ट कहते हैं, ये पहली ये FIR होती है। और FIR का मतलब होता है कि फरियादी ने जो फरियाद सुनाई है, और लेकिन ये FIR एक ऐसी राजनीति का शिकार हुई है, और ऐसा राजनीतिकरण इसमें। लेकिन सूर्यवंशी जी, कानून तो कहता है कि कोई थाने जाए तो उसकी FIR दर्ज हो जानी चाहिए। फिर पुलिस का काम आता है इन्वेस्टिगेशन करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। आप तो FIR होते ही इतने उतावले हो गए, कह रहे प्रमाण पत्र दे दिया हमें, जनता की आवाज है हम। भाई सच्चाई का इंतजार कर लीजिए ना, जांच का इंतजार कर लीजिए। इसमें पुलिस को जिन्होंने FIR की है वो भी 66A IPC की धारा 66A के दोषी हैं। इसमें कलेक्टर साहब, SP साहब, और जो मुगावली का जो पुलिस स्टेशन है वो थाना प्रभारी, क्योंकि ये राजनीति के शिकार हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश स्तर तक, ये करने कहां दे रहे हैं पुलिस विभाग को। मुद्दे पर रहिए जी, जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या थाने में जाकर कोई व्यक्ति यदि शपथ पत्र देकर कहता है तो FIR दर्ज की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? सीधा सवाल। अरे आप ये बताइए कि पत्रिका में वो जब 11 तारीख को छप गया, 10 तारीख की घटना है, 11 तारीख को पत्रिका में पूरे मीडिया में आ गया, पुलिस को, जनता को, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया को जब यह जानकारी हो गई, पूरे प्रदेश को मालूम है, तो क्या उस पुलिस और पुलिस थाने को या पुलिस अफसरों को नहीं मालूम कि इसमें ये जांच का विषय है, FIR नहीं करना चाहिए, हमें जांच करना चाहिए? नहीं तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना कानून में। जब आप FIR दर्ज नहीं करते तो आप लोग कहते हो कि FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। FIR दर्ज कर ली तो आप कह रहे हैं क्यों कर ली, पहले जांच करना थी। तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत हो, ऐसा कहो आप कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत हो तो पहले जांच करो। ब्रजेश जी देखो, मैं कानून का व्यक्ति हूँ, मैं आपको नहीं तो कानून की बात करो ना, जो मैं कह रहा हूँ आपसे कानून की ही बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो ढिढोरा पीटा गया है, जिस तरीके से उस फरियादी की जो दिक्कत है, जो उसकी शिकायत है, जब वो पत्रिका में, वो मीडिया में, समस्त, अरे मीडिया में आने से सच्चाई हो जाती तो फिर कानून जांच ही क्यों करता ना? सीधे जो मीडिया में आया अदालत फैसला दे देती उसका। अरे तो आदरणीय आप भी FIR दर्ज करा नहीं, क्या गलत है? आप हमारा दूसरा ये सवाल मेरा, ओरछा क्यों गया? कोई तो लेके गया होगा उसको।
आप भी हमारे चौथे स्तंभ हैं, आप ही जैसी ऐसी बात करेंगे। मैं तो सही बात तो कर फिर रहा हूँ, वो कानून बात का उनसे भी उस करूंगा, शिकायत- मैं आपसे कर रहा हूँ। उस शिका- साजिश तो हुई है, शिकायत का चाहे क्या आपने होगा? की हो चाहे उनने की हो सकता है आपने तो की हो। मैं कोई ये राजनीति का शिकार हुए हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय इस एफआईआर से डरने वाले नहीं है। ये जांच का विषय है, और ये कलेक्टर में जो जन सुनवाई में ये आवेदन आया है और 25 तारीख को ये एफआईआर हुई है, इसमें उस गंध की बू आ रही है कि बीजेपी किस तरीके से तो विपक्ष ठीक की है, आवाज षड्यंत्र की बू दबाना आ रही है। चाहती षड्यंत्र आप लोगों ने और किया, विपक्ष शिवम की जी आवाज या दबाना जीतू चाहती पटवारी है। ने किया। ब्रजेश जी। ये तो तय है कि किसी एक ने षड्यंत्र किया है। वो कह रहे हैं विपक्ष को नहीं। दबाने के लिए इस तरह एफआईआर दर्ज षड्यंत्र की है, स्पष्ट और इससे है। डरने वाले नहीं है। ये उनके लिए प्रमाण पत्र है। दीजिए जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता की ठीक अदालत है, में आ वो जाने दीजिए क्लियर अब हो उनकी चुका बात। है। जी 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 ब्रजेश जी। महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस स्तर की और जिस तरीके की राजनीति कर रही है, वो स्वाभाविक तौर पर लगातार मध्य प्रदेश में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति को निर्मित करना कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य है। और हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घटनाओं की तलाश की फिराक में रहते हैं कि ऐसा कोई विषय मिल जाए जिसको यह जातिगत रंग दे करके अपने एजेंडे को स्थापित कर पाए। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किसी घटना में किसी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को आदिवासी बना देती है, आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दलित बना देती है, और इस प्रकार से जो अपराधी हैं उनको भी वर्गों में वर्गीकरण करके कांग्रेस पार्टी लगातार पीड़ित और अपराधी दोनों का जातियों में वर्गीकरण करके किसी भी प्रकार से अपना तुष्टीकरण का जो जातियों का एजेंडा है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को अपमानित करने वाला यह मानव मल खिलाने की घटना को कांग्रेस के नेताओं ने उठाया, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए भी वो चिंता का विषय था। लेकिन जब मामले में शिकायतकर्ता स्वयं कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर के शपथ पत्र के साथ कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रलोभन दे करके, मोटरसाइकिल दिलाने का लालच दे करके इस प्रकार की झूठी शिकायत दर्ज करवाई, तो अपने आप सारे तथ्य दूध के दूध पानी के पानी हो जाते हैं कि आज कांग्रेस इसी स्तर की राजनीति पहले उसने कर अलग रही है। बयान दिया है, दूसरी बार शिवम जी अलग बयान दिया है, तो ये भी तो हो सकता है लालच या जी। धमकी आपने दी हो। और दूसरे मामले में क्या आपने बात। जिस तेजी से कार्रवाई की है उस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं कि फटाफट बहुत FIR बढ़िया हो गई। चौकसे जी हम आपके साथ हैं। वेरी नाइस, जवाब ले लीजिए। ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकरण की जब हम बारीकी में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि शिकायतकर्ता अगर कोई शिकायत शपथ के साथ करता है तो उसको प्रमाणित माना जाएगा। व्यक्ति बगैर शपथ पत्र के, बगैर किसी एक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बगैर न्यायालीन किसी चीज के पलट सकता है। बयानों की उतनी गरिमा नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज बकायदा एक शपथ पत्र पर आती है, नोटराइज्ड होती है, उसके पश्चात वह जो आरोप लगाता है, कलेक्ट्रेट में खड़े होकर किस प्रकार की बात की जाती है, तो उसको तो प्रामाणिकता की कसौटी पे कसा जाना चाहिए। और दूसरा, वह व्यक्ति हो सकता है कि गलत बोल रहा हो, पहले भी उसने एक बार शिकायत दर्ज कराई, फिर कलेक्ट्रेट में जाकर के बदल गया, फिर उसके पश्चात यह विषय कांग्रेस के नेताओं के संज्ञान में आया, उन्होंने इसको एक और रंग देने का प्रयास किया। तो यह जो इस प्रकार की राजनीति है मध्य प्रदेश में, इसको आज जनता खारिज करने जा रही है। वह शिवम जी आपने देखा होगा ना, लेकिन शिवम जी जब आपको मालूम है कि पहले क्या बयान दिया था, बाद में क्या बयान दिया है, तो एफआईआर में इतनी जल्दीबाजी क्यों? रुक के कर देते, जांच करा लेते। कोई व्यक्ति शपथ, ब्रजेश जी, कोई व्यक्ति, ब्रजेश जी, आप अगर किसी न्यायालय में जाएंगे, किसी अधिकारी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना शिवम जी। अभी कोई सीएम के खिलाफ शपथ पत्र दे दे, वीडी शर्मा के खिलाफ शपथ पत्र दे दे, पीएम के खिलाफ शपथ पत्र दे दे, तो ऐसे ही कार्रवाई करेंगे आप? देखिए उसकी अगर पुलिस प्राथमिक विवेचना में ऐसा पाया जाता है कितना मुखर होकर के कोई व्यक्ति इस प्रकार से एक आपराधिक षड्यंत्र को कारित कर रहा था, जिससे पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो वर्गों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण भावना है उसमें वैमनस्य घुल सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर इसी प्रकार की तत्परता के साथ कार्रवाई किया जाना एक सरकार के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बाहर निकल करके देखना चाहिए, जन सरोकार के विषयों को उठाना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दों और विषयों की फिराक में नहीं रहना चाहिए जिससे समाज को बांटते हुए अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया जा सके। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ऐसी निकृष्ट शैली की राजनीति के विरोध में खड़ी है और लगातार हम उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जिस प्रकार का षड्यंत्र इस पूरी घटना में देखने को मिला है, यह पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाला है कि एक प्रमुख प्रतिपक्षी निकृष्टता बीजेपी दिखाती है शिवम जी, निकृष्टता जो है ना वाली बीजेपी दिखा रही है। राजनीति करता है। नहीं, वो तो जांच में पता चलेगा ना सूर्यवंशी जी कि किसकी साजिश है। ये तो जांच हो ओके, जाने दीजिए। बिल्कुल। एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक है शर्मा जी, लेकिन साजिश तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है जीतू पटवारी ने की हो सकता है प्रेशर में बाद में बदला हो सामने वाला, लेकिन क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि सत्ता में आने के लिए या सत्ता में बरकरार रहने के लिए आप फसाद कराएंगे, आप समाज में विवनता फैलाएंगे, इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे? ऐसा राजनीति में आपने पहले कभी देखा है क्या? इसमें कोई शक नहीं है ब्रजेश जी, इस समय राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है।
और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, मुझे पता नहीं ये घटना में सच क्या है। सच जो लड़का जो पहले कह रहा था वो सच है या एफिडेविट में दिया वो सच है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर इंडिविजुअल घटनाएं कहीं होती है, उसको जाति से जोड़ करके सामाजिक वैमनस्य फैलाना, मैं समझता हूँ ये राजनीति के लिए भी, देश के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत चिंताजनक है। भारत में अगर आप देखेंगे जाति संघर्ष कहीं नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने जानकर के जातियों का बंटवारा किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के वो जो अंग्रेज षड्यंत्र करते थे कि यहाँ जातियों का झगड़ा हो, और मार्क्स ने कहा भी था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष होगा, ये 1919 की बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जातिगत कानून बने और हर घटना को जाति से जोड़ करके दुष्प्रचार किया गया। आज भी अगर आप देखेंगे वर्ग को लेकर के, जाति को लेकर के पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है, भारत में नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल हो सकता है कोई सिरफरा इस तरह का व्यक्ति हो और वह बाय द वे कर रहा हो, उसको राजनीति में इस तरीके से प्रचारित करना ये बहुत चिंताजनक है, देश के लिए चिंताजनक है। मैं वो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी सूर्यवंशी जी हमारे पास हैं, साथ में बैठे हुए हैं। सूर्यवंशी सरनेम जो है रामचंद्र जी सूर्यवंश में आते थे, और हमारे यहाँ सेवा वर्ग का भी एक सरनेम सूर्यवंशी है। तो सेवा वर्ग में भी सूर्यवंशी होता है और क्षत्रियों में भी सूर्यवंशी होता है, कहां से इसमें विवाद हो गया? गौड़ सरनेम अगर आप देखेंगे तो वो ब्राह्मण में भी गौड़ सरनेम होता है, कायस्थ में भी गौड़ सरनेम होता है, और गौड़ सरनेम आपको सेवा वर्ग में भी गौड़ सरनेम मिलेगा। कितने सरनेम है? तो कुल मिलाकर के भारत में विभाजन नहीं था, भारत में वर्ण व्यवस्था थी, और भारत में ऐसी वर्ण व्यवस्था थी कि गुण और कर्म के आधार पर। ऐसे उदाहरण है कि पिता का सम्मान है, लेकिन अगर पुत्र आचरणहीन है तो उसका बिल्कुल सम्मान नहीं है, और आचरणहीन पिता का अगर पुत्र, उसका अच्छा सम्मान हो गया तो उसका सम्मान है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कश्यप ऋषि का लड़का है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का समाज में कोई सम्मान नहीं है, कश्यप गोत्र होता है, और हो सकता है सूर्यवंशी जी का गोत्र या तीनों चारों में से एक आध का गोत्र कश्यप होगा, लेकिन हिरण्यकश्यप का कोई सम्मान नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद है, उसका सब जगह सम्मान है। एक पिता की संतान है रावण और कुबेर, एक की हम पूजा कर रहे हैं, दूसरे का हम पुतला जलाते हैं। तो भारत में जो गुण और कर्म के आधार पर थी, और इसको अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था, और जाति व्यवस्था को न प्रचारित किया जाए, इस पर गांधी जी भी थे, इस पर नेहरू जी भी थे, इस पर अंबेडकर जी भी थे, इस पर इंदिरा जी भी थी, और राजीव गांधी जी भी थे। लेकिन अब राजनीति जाति पर आकर के होकर के चली गई। इंडिविजुअल घटना अगर कहीं घटती है, एक तो अगर आप देखेंगे, आप इस समय ज्यादा सक्रिय हैं, मैं इस समय सक्रिय कम हूँ ब्रजेश जी, 80% मामले संदिग्ध होते हैं, चाहे वो दहेज प्रताड़ना के हों या जातिगत अब आक्षेप लगाने के हों। 80% मामले प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ सामने आते हैं। मैं समझता हूं राजनीति को, पूरे देश को एक सूत्र में रखना चाहिए, समाज एक सूत्र में बढ़े। मेरी पृष्ठभूमि गांव की है, थोड़ी सी खेती होती थी, तो खेती में सेवा वर्ग के लोग भी काम करते थे, और हम उनको कक्का कहते थे, और कभी अगर हम शैतानी कर रहे होते थे तो वो हमको डांट देते थे और हम छोड़ करके घर में चले जाते थे। तो मैं समझता हूँ वो जो सद्भाव का माहौल भारत का था, उस पर लौटना चाहिए, और राजनीति को इस तरीके से हल्की बातें। तो सूर्यवंशी जी, राजनीति को इस स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ले जा आप रहे हैं। यदि किसी के साथ अपराध हुआ है वो पीड़ित है, किसी ने अपराध किया है वो आरोपी है, आपको उस दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी पर अत्याचार हो रहे हैं, आपके नेता के ट्वीट होते हैं, आपके भाषण में वो सब चीज होती है, तो ये क्यों? ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो निश्चित तौर पर ये ऐसा माना जाता कि आप राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ पीड़ित के साथ। जी, मैं आपको बताऊं, माननीय हमारे जीतू पटवारी जी, ये जनता की आवाज है, और विपक्ष की और माननीय अध्यक्ष जी की आवाज दबाने का और विपक्ष की आवाज दबाने का बीजेपी। अरे लेकिन भेदभाव तो आप ही कर रहे हो ना, जाति संघर्ष तो आप कराना चाह रहे हो, आप अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हो, आप पीड़ित को दलित बता रहे हो, आदिवासी बता रहे हो, ओबीसी बता रहा, वोट बैंक है ना आपका, वोट बैंक साधना चाह रहे हो ना। ब्रजेश जी, अभी जैसे आदरणीय रमेश जी ने कहा कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जाति को व्यवस्थित किया है इस भारत में, ये बिल्कुल गलत है, क्षमा करेंगे रमेश जी। नहीं, आपने गलत सुन लिया, आपने गलत सुन लिया, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। उन्होंने कहा था वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं, जाति संघर्ष होगा। अंग्रेज जाति जो आप जातियों में बांट रहे। अरे 1574 में तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लग गए ना, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तत्फल चाखा। ये कर्म की प्रधानता और कर्म ही पूजा है, कर्म ही आपका भाग्य का निर्माण
करता है जो आपका तो फिर कर्म कर्म है। की बात अब- करो ना, आप जातियों अब में क्यों बांट रहे हैं 1800 सूर्यवंशी जी? आपके अरे लिए तो गलत जातियों ट्वीट में- कर रहे हैं क्या? जातियों में क्या ओबीसी बीजेपी के साथ बांट रही प्रताड़ना हो? है, अरे बीजेपी। ओबीसी का मुख्यमंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री बैठा है, वो अपनी वर्ग के लिए प्रताड़ित करेंगे क्या? कौन? अरे आरएसएस में कब बिठा लेंगे ये अब दलित? आरएसएस पे पहुंच गए, प्रमुख। अब हम सत्ता की और अब- विपक्ष की बात कर अब रहे हैं। आप अभी शर्मा जी कुछ जिस कह रहे हैं, तरीके ठीक है, से- मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं जी। शर्मा जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 1773 में चर्च ने सर्वे किया है पूरे भारत का। तो 1773 में चर्च ने सर्वे करके सारी जातियों में बांटा है। अगर भारत में जाति विभाजन अगर होता, हम 16वीं शताब्दी में देखें, रविदास जी जो हैं किस समाज में पैदा हुए हैं और पूरे जीवन भर वो जूते बनाते रहे। उसके बाद वो रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। मीराबाई और झाला रानी ने रविदास जी को अपना शिष्य बनाया है। अगर हमारे यहाँ जातिगत भेद होता तो झाला रानी वो मीराबाई का रविदास जी को शिष्य बनाती, रामानंदाचार्य जी का रविदास जी को अपना शिष्य बनाते। तो कुल मिलाकर के भारत में विभाजन ये जातिगत बिल्कुल नहीं था। हमारे यहाँ गुण और कर्म थी। तो आप सत्ता के लिए जातिगत विभाजन करना चाहते हैं, जाति नहीं, जनगणना नहीं, की आप बात करते बनाए हैं। नहीं। यदि अभी भी- अत्याचार अभी होता भी किसी रमेश पर जी- तो उसको जाति के आधार पर आप कहते हैं कि उन पर आरोप हो रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये बीजेपी आपके का नेताओं के ट्वीट प्रोपेगेंडा है भाई, आपने अभी इसी डिबेट में कहा रमेश कि जी- दलित के साथ अत्याचार नहीं, हो रहा है। रमेश जी जो अभी कह रहे हैं आदरणीय, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उनने शिष्य बनाया, उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि उनकी तो सोच ऐसी थी कि समस्त समाज के लिए कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। तो वो खुद चेले बने, मीराबाई, झालाबाई और पीपा महाराज, और उस राजस्थान और गुजरात के 52 गढ़ियों के राजा रैदास जी के चेले बने। उनने बनाया नहीं है। अब मैं जाति की बात जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, जिस तरीके से आप की जातिवाद की, हम फिर इसके बाद जब 1700 के बाद जो आदरणीय 74 में जो जनगणना की बात की, तो 1810 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई। उस 1810 में जो रसूखदार और जो चाटुकार उन अंग्रेजों के इस भारत के थे, ये दो कौम के व्यक्ति थे जिन्होंने आज की उस व्यवस्था में उस मनुवाद को, कि जैसे पेंसिल से जब वो 1810 की जनगणना कराएगी उस समय से ये हुआ। फिर इसके बाद जब 16वीं हम तो सदी में अभी की बात कर लो, आप तो आप नहीं कर रहे हो क्या? आपके नेता नहीं कह जाति रहे की क्या? बात कर रहा हूं। आदिवासी, जाति दलित, की। पिछड़ा, आप ये संबोधित तो- करके तो कह रहे हो ना कि इन पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे आप बिल्कुल पीड़ित हो रहा है ना। पक्ष के साथ खड़े रहिए ना, विपक्ष है तो। बिल्कुल वो खड़े किसी हैं, भी वर्ग का, बिल्कुल किसी भी खड़े, जाति का हो। हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, बिल्कुल आप खड़े चिन्हित हैं। क्यों कर और रहे हो? हमारी कांग्रेस ने केंद्र में भी नेतृत्व दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित से आते हैं, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखा है। ये बनाएंगे अभी प्रदेश में इनका अध्यक्ष, इंतजार कर रहे हैं कि ये दलित और आदिवासी को कब बनाएंगे, क्योंकि इन्हें आदिवासियों में तो बहुत दिए हैं, लेकिन काम अरे वो आपकी कर पार्टी रहे के हैं। लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, पता कर लीजिए पहले। आदिवासी राष्ट्रपति है। लेकिन शर्मा जी, इस तरह की सियासत से किसे फायदा होगा? जीतू पटवारी पे एफआईआर दर्ज हो गई, कैसे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा? देखिए, सवाल इस बात का बीजेपी नहीं है को। कि कांग्रेस को फायदा हुआ कि नुकसान होगा। इस तरह की राजनीति की सामाजिक बेमनस फैलेगा और दुनिया में जो शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, ये तीन चीज इस समय अगर भारत है तो पूरी दुनिया में कंपटीशन। इकोनॉमिक को अगर आप देख लें और स्पेस टेक्नोलॉजी को देख लें और डिफेंस टेक्नोलॉजी को देख लें, भारत अपना नया स्थान बना रहा है। भारत अब इन स्पेस टेक्नोलॉजी में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब निर्यातक है। वो लोग चाहते हैं कि सामाजिक अशांति पैदा हो और ताकि ये जो प्रगति रुके। इससे हो सकता है कहीं एक आध जगह फायदा किसी एक आध सीट पर हो जाए, एक आध सीट पर ना हो। जैसे अगर हम इस पट्टी में देखेंगे तो चंबल ग्वालियर संभाग में जातिगत राजनीति से किसी को फायदा होगा, लेकिन मालवा में और महाकौशल में उससे नुकसान होगा। तो ये नफा नुकसान दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन इससे सामाजिक बेमनस से फैलेगा और सामाजिक बेमनस से फैल करके देश का नुकसान होगा। दलित शब्द कम्युनिस्टों ने दिया हुआ है। जैसे ही हम रूस के खेमे में गए, गांधी जी ने तो हरिजन शब्द दिया था, हमने हरिजन जान के कानून में से हटाया और उसको दलित शब्द जोड़ा। कहना अपराध हो गया उसको आपने, जबकि हरिजन मतलब हरि से जुड़ा हुआ था। हमारा समय नहीं इजाजत देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। माफी चाहता हूं शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सियासी साजिश तो हुई है। हो सकता है जीतू पटवारी ने सियासी माइलेज के लिए साजिश रची हो, या हो सकता है कि सत्ताधारी दल के दबाव में ये साजिश रची गई हो बाद में कि बयान बदलवा दिए जाएं, एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन सियासत का ये नज़रिया, ये रुख निश्चित तौर पर चिंताजनक है। किस स्तर पर जा रही है राजनीति? क्या इससे देश का भला होगा? क्या विपक्ष के आज मुद्दे नहीं है, या मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना आसान नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। क्या असल मुद्दों पर जनता के बीच में जाने में कोई समस्या है? इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? जाति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? हर अपराध को जाति में विभाजित क्यों किया जा रहा है? क्या समाज को बांटना चाहती है राजनीति?
ये सोचने पर मजबूर करती है। बहरहाल मुद्दा तो है, हम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राजनीति। नमस्कार।